नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स का सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विषयवार और जो पुराने वर्ष के पेपर्स हैं उनके एक मूल क्या कहें कि उस पर आधारित सवालों की बात हम लोग लगातार बात करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में जो अगला पेपर है, पेपर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसको लेकर के। सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस की बात कर लें अगर, तो पहली यूनिट में एविडेंस और इसका रिलेशनशिप विद सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ दिया हुआ है। कुछ डेफिनेशंस हैं, कोड, फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, नॉन प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो यहाँ से आपको एक जो कहें कि एक दो शॉर्ट नोट से सवाल मिलते हैं, कुछ की डेफिनेशंस कभी कभी पूछी जाती हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी को लेकर के भी एक सवाल मिलता है कि रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है, सुसंगतता का मतलब, एडमिसिबिलिटी या ग्राह्यता का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर है क्या। और रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी के अंतर्गत एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट सेक्शन 3 का जो नियम है, और जो रेस जेस्टे का नियम है 4 में है, 5, 6, 7 में, कॉन्स्पिरेसी 8 में, प्लिया फेलिबाई 9 में, 10, 11 सेक्शन भी आपके लिए जरूरी है पहली यूनिट के। दूसरी यूनिट में एडमिशन है 15 से 21 के बीच में, कन्फेशन 22 से 24 के बीच में, डाइंग डिक्लेरेशन 26 में, 27 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट 39 से 45, रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर 46 से 50 तक दिया हुआ है। तीसरी यूनिट में फैक्ट्स विच नॉट बी प्रूव्ड 51 से 53 तक दिया हुआ है। उसके बाद 54 से 77 तक ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हुए हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो ये नए वाले सिलेबस में चीजें जो जोड़ी गई हैं। उसके बाद 104 से 120 में बर्डन ऑफ प्रूफ है, और स्टॉपेल जो है वो अब 121 से 123 में चला गया है। चौथी यूनिट है विटनेसेस के बारे में 124 से 139, एग्जामिनेशन को लेकर के 140 से 168, अकॉम्प्लिस के बारे में अकॉम्प्लिस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन होगा, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, और लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस 158 क्या है, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस 169। एक्ट अगर पढ़ने के लिए इसमें लिखा हुआ है तो अभी भी उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात की गई है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसके द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है उसको लेकर के। पहली बात, आप जो 7वें सेमेस्टर के इस पेपर को देने जा रहे लोग हैं उन सभी के लिए खास है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आपके मतलब जो नया वाला एक्ट है BSA, इस पर ये पेपर हो रहा है। तो सजगता के साथ और कुछ कहें कि पुरानी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो हो सकता है सवाल कुछ नए हो, सवाल कुछ टेढ़े भी हो, क्योंकि नया सिलेबस है। और ऐसा नहीं है कि टॉपिक बदल जाएगा, टॉपिक तो वही रहा है, वही बर्डन ऑफ प्रूफ पूछा जाता है, वही डॉक्टर रेजिस्टे पूछा जाता है, वही रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी का जो रिलेशन है वो पूछा जाता है। लेकिन जो कि पहली बार इस पैटर्न से मेरा मतलब है सिलेबस पर हो रहा है, तो थोड़े बहुत चौंकाने के लिए भी लोग यहाँ से तैयार हैं। आप भी चौंकने के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। अगर आप इलस्ट्रेशंस पढ़ करके आ रहे हैं, अगर आप ढेर सारे केस लॉज पढ़ करके आ रहे हैं, सेक्शंस पढ़ करके आ रहे हैं, तो निसंदेह आपको चौंकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप परंपरागत तरीके से पढ़ करके आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आपके साथ कहें समय आपका ज्यादा लगेगा, चौंकने वाली बात स्थिति हो सकती है। अगर हम बात करें सवालों की, किस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार सवाल पूछे गए, उनकी बात अगर हम कर लें तो आप एक बार सवाल जैसे एक तो रेस जेस्टे का सवाल आपसे खूब पूछा जाता रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का मतलब क्या है। और जो रेलिवेंसी वाली बात है, रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी वाली बात है, उसमें कई बार पूछा जाता है कि रेलिवेंट होना क्या एडमिसिबल होना माना जाए, या एडमिसिबिलिटी में रेलिवेंसी में कोई अंतर है, कोई उसमें दुराव है, इस प्रकार से। और रेलिवेंसी वाले पॉइंट पे एक सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रेलिवेंसी ऑफ मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट एज गिवन अंडर एक्ट मतलब आपका जो साक्ष्य अधिनियम है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है, मतलब सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट जिसको बोलते हैं, विवादक तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट इन इशूज। तो उस प्रकार से चीजें छोटी छोटी डेफिनेशंस को लेकर के भी पूछी जाती हैं। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े सवालों को लेकर के, तो जो एडमिशन और कन्फेशन वाली जो बात है, एडमिशन कन्फेशन आपसे खूब पूछा जाता रहा है, तो एडमिशन कन्फेशन को खूब कायदे से पढ़ करके उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और जहां पे एडमिशन कन्फेशन देख रहे हैं वहां पर आप आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर लीजिएगा। जैसे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है कि विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्फेशन एज गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो भी नया वाला है। और जो छोटी डेफिनेशन की बात करें तो फैक्ट हो गया,
कंक्लूसिव प्रूफ हो गया, प्ली ऑफ एलिबाई हो गया, एफिडेविट का मतलब आपसे पूछा जाता है क्या होता है, ओरल एविडेंस क्या है, स्टॉपेल का जो सिद्धांत है। कभी कभी अगर एडमिशन लंबे में बड़े सवाल के तौर पर पूछा गया है तो कन्फेशन को कहीं पर शॉर्ट में या एडमिशन को शॉर्ट में पूछा भी गया है। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछे जाते रहे। उसके हम आगे बढ़ें तो सवाल जैसे है एविडेंस की परिभाषा का भी सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन एविडेंस, एक्सप्लेन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन रेलिवेंसी ऑफ, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी कि रेलिवेंसी का मतलब और एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या है। क्या कोई भी तथ्य जो सुसंगत है या कोई भी साक्ष्य जो लग रहा है कि सुसंगत है तो क्या वो ग्राह्य हो सकता है, क्या वो एडमिसिबल भी हो सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन आपसे खूब पूछा गया है, डाइंग डिक्लेरेशन आपसे खूब पूछा गया है। जैसे सवाल इस प्रकार से है कि डिस्कस द रिलेवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एज एविडेंस, डू यू थिंक इट इज करेक्ट डायरेक्ट एविडेंस, सपोर्ट योर आंसर विद डिसाइडेड केस लॉज। तो आपको ये भी देखनी जो डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात है वो देखना है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके लिए बहुत जरूरी है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पढ़ लीजिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत क्या है, जो एविडेंस आप पढ़ते हैं एविडेंस के प्रकार आप देखते हैं। ओरल एविडेंस का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या होता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से जो एविडेंस का वर्गीकरण है उसका जो क्लासिफिकेशन उसको भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो प्रिजम्पशन, बर्डन ऑफ प्रूफ हुआ, प्रिजम्पशन हुआ, सारे के सारे टॉपिक जो है आपके लिए बड़े ही जरूरी हैं और लगातार इससे आपको सवाल पूछे जाते रहे। एक बार फिर से आपके सिलेबस की ओर जाएं तो कुछ अगर छूट रहा है तो सिलेबस की ओर देखते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन आपके लिए जरूरी है। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद जो ये डॉक्यूमेंट्स के प्रकार वाली बात है, ओरल डॉक्यूमेंट्री हो गया, इस प्रकार से कौन कौन से, चूंकि अब नया एक्ट आया है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इतना बोलबाला है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी तैयार करके जाना है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब ग्राह्य हैं या वो केवल सुसंगत हो सकते हैं, उनकी ग्राह्यता पर थोड़ा संदेह है, या उसके लिए कुछ विशेष कानून है या किसी विशेष निर्णय में उसके विषय में कुछ कहा गया हो तो उसको कोई लीडिंग केस लॉ अगर है उसके बारे में तो वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखें तो जो लीडिंग क्वेश्चन वाली बात है, क्रेडिट, किसी क्रेडिट विटनेस की जो क्रेडिट है, किसी विटनेस की क्रेडिट, किसी गवाह का जो क्रेडिट है उसको इम्पीच कैसे करते हैं, वहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है, उसको भी कायदे से देख लीजिएगा। और जब हम लोग पहली यूनिट देख रहे हैं तो वहां पर रजिस्ट्रे के अलावा हम लोगों ने छोटी छोटी बात करी, एविडेंस के सस्टेन उसकी एडमिसिबिलिटी की बात की और उसके रेलिवेंसी की बात की। तो वहीं पर कॉन्स्पिरेसी आपके लिए एक टॉपिक है। कॉन्स्पिरेसी को लेकर के भी कभी कभी बड़ा सवाल आता रहा है और कॉन्स्पिरेसी आपने पढ़ा है, आईपीसी में पढ़ा हुआ है पहले। आप लोग चूंकि उसी समय के रहे हो तो आप आईपीसी पढ़ करके आए हैं, आपने बीएनएस नहीं पढ़ा है, तो आईपीसी में आपने 120 बी पढ़ा होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वहां से आपको चीजें थोड़ी सी मिल जाएंगी ऐसी कि आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत जाना पहचाना है। और विटनेसेस के कैरेक्टर को लेकर के, किसी विटनेस के कैरेक्टर को लेकर के किस प्रकार से साक्ष्य दिए जा सकते हैं, सिविल मामले में दिए जा सकते हैं क्या, क्रिमिनल मामले में दिए जा सकते हैं क्या, उसका कैरेक्टर, उसके गुड कैरेक्टर के साक्ष्य दिए जा सकते हैं क्या, उसके बैड कैरेक्टर के साक्ष्य दिए जा सकते हैं क्या, रिप्लाई में देना है या खुद ब खुद शुरुआत में देना है। इस प्रकार से जो भी सवाल आपसे पूछे जाते रहे कैरेक्टर एविडेंस को लेकर के वो इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछे जाते रहे। और मैंने पूरा 1 मिनट 2 मिनट केवल इसी पर दिया है, यही बात कही है, दोहराई है कि जो आपका पेपर है वो कई बार सीधे सीधे ना पूछ करके आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड पेपर पूछा जाता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस का एक ट्रेंड रहा है कि उसमें सीधे आपसे नहीं पूछा गया कि रेस जस्टिस का सिद्धांत आप बताओ या वो मामले बताओ जिसमें जो एक उसका अपवाद है कि केवल फैक्ट इन इशू के या रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंस दिए जाएंगे, इसके बजाय भी दिए जा सकते हैं। तो वहां जब आप रेस जस्टिस पढ़ रहे हो तो रेस जस्टिस के नीचे इलस्ट्रेशन जो दिए हुए हैं, अगर आप कैरेक्टर एविडेंस पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर एविडेंस के विषय में जो नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, जहां पर आप एडमिशन कन्फेशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर अच्छा उसमें सवाल पूछा गया है कि क्या एक व्यक्ति जो अपना कन्फेशन दे रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड करा रहा है, उसके पीछे एक हवलदार खड़ा हुआ है, तो क्या ये कन्फेशन वैध कन्फेशन है, क्या इसका जो रेलिवेंसी है वो किस प्रकार की है। या आप डाइंग डिक्लेरेशन की आपने बात करी तो डाइंग डिक्लेरेशन पे जो एक आध केस जो बड़े लीडिंग केस लॉज हैं, उस लीडिंग केस लॉज के ऊपर आपको फैक्ट दे दिए गए कि ये उसकी फला की मृत्यु हो रही है, वो तड़प कर मर रहा है, उसने ऐसे जमीन पर उसके नाम का अक्षर कुरेद दिया, ऐसे उकेर दिया, तो क्या ये चीज जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर उसका मान लिया जाएगा, क्या इसका इन द आइज ऑफ लॉ इसका कुछ वैल्यू होगी, इसका कुछ लाभ होगा, महत्व होगा। तो जो भी आपसे सवाल, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, पहली चीज तो उसमें 2 चीजें आपको देखनी है। एक तो आप सेक्शन को लेकर के थोड़ी क्लैरिटी रखिए क्योंकि अब थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा चीजें बदली हैं तो सेक्शंस भी नए हैं। और सेक्शंस जब आप नए तरीके से देख रहे हैं तो वहां पर इलस्ट्रेशन प्लीज जरूर देखिएगा
क्योंकि बिना इलस्ट्रेशन के कई बार सवाल जो हैं वो आपके लिए थोड़े से कहें कि डरावने से हो जाते हैं, क्योंकि आप इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ करके आते हैं, आप ऊपर धाराएं पढ़ करके आते हैं या किसी किताब में भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप मटेरियल देखना चाहते हैं। कई बार सवाल इलस्ट्रेशन बेस्ड पूछे जाते हैं और जब इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं तो जिन्होंने इलस्ट्रेशन पढ़ा है उनका लाभ होता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस पेपर के लिए, इस नए पेपर के लिए। और आपका ये सौभाग्य भी है कि आप इसको पहली बार दे पा रहे हैं और अपने आने वाले बैच को बता सकेंगे कि ये इसका पेपर हमने पहली बार दिया था। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जुड़े रहिए मेरे साथ। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।